हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर एंड नाथन इफेक्ट। ये इसके नाम है। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या या नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है? तो देखो, हमने रेजोनेंस पढ़ी है। तो रेजोनेंस में हम ना डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहे थे। तो डबल बॉन्ड अगर हम शिफ्ट करेंगे तो उसे रेजोनेंस कहते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आपकी चेन में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और आप अगर सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हो तो उस कंसेप्ट को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। और इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस और इसका नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। अब हम इसको समझते हैं ये कैसे होता है। इट इज द इंटरेक्शन ऑफ सी एच बॉन्ड इन रेजोनेंस। मतलब जो ये वाला बॉन्ड है, सी एच का जो बॉन्ड है, ये जब शिफ्ट हो रहा हो, मतलब हमें इसकी शिफ्टिंग दिखानी पड़े फॉर स्टेबिलिटी रीजन, उसे कंसेप्ट को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये एक तरह की रेजोनेंस ही है, बट रेजोनेंस किसकी? सिग्मा बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की। सैचुरेटेड चेन में आप रेजोनेंस इस तरह से दिखा सक दिखा सकते हैं। कैसे? अब आप देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, ध्यान से समझना। टॉपिक जो हम कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, नो बॉन्ड। एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होगा, बट शिफ्टिंग है। नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम के साथ। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझो। जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये है इस तरह से प्लस। तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर प्लस हो और तो कार्बोकेटायन, दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये। अब मुझे इसमें शिफ्टिंग दिखानी है, रेजोनेंस दिखाना है सिंगल बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का। तभी हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा और नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इस कार्बन के तीन बॉन्ड है तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड मान लेते हैं यहाँ आ गया। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ आया तो क्या होगा? बताओ मुकुट, क्या होगा? ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। यस सर। और बाकी जो है वैसे का वैसा रहेगा और ये प्लस खत्म हो जाएगा। क्यों? ये प्लस का मतलब था इसके आठ बॉन्ड, चार बॉन्ड पूरे नहीं है, तो ये एक चौथा बॉन्ड आ गया तो ये प्लस खत्म हो गया। अब ये प्लस तो खत्म हो गया, बट जो यहाँ पे एच था इसका बॉन्ड खत्म हो गया। इसके तो हो गए चार, इसका खत्म हो गया तो इसके ऊपर प्लस आया। अब देखो, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है ना, क्योंकि वो हमने शिफ्ट कर दिया, नहीं है ना। तो इसे कहते हैं नो बॉन्ड। क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे बताना क्या बनेगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये बेचारा खाली रह जाएगा और ये बॉन्ड आ गया यहाँ। तो आप देखो, मैं शिफ्टिंग दिखा रहा हूँ जिसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हम शिफ्टिंग दिखा रहे हैं जिसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कब होगा? जब सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो वहां पे कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए घूमते रहते हैं। अब ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा यहाँ। तो अब देखो मुझे नेक्स्ट डायग्राम क्या मिलने वाली है। ये इस तरह से मिलेगी, ये खाली H प्लस, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी शिफ्टिंग पॉसिबल है? तो आप देखो, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, जरा समझना कितनी शिफ्टिंग पॉसिबल है। ये एक सी एच बॉन्ड था, ये एक सी एच बॉन्ड था, ये एक सी एच बॉन्ड था। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तीन सी एच बॉन्ड थे तो तीन बार शिफ्टिंग हुई। अब एक चीज याद रखना, जितनी ज्यादा शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे तीन बार ही हो सकती है। मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज the hyper conjugation, more is the stability, more is the stability। तो हमें यहां से पता चल गया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके जी। तो हमने बेटा ये टॉपिक समझ लिया हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, +2 में यूज होगा। और इससे रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सी। देखो,
अब हम आगे चलें तो हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ, ये देखो क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल। ध्यान से देखना, क्वेश्चन दे दिया मैंने विच इज मोर स्टेबल। अब देखो विच इज मोर स्टेबल में मैंने वैसे ही कार्बोकेटायन 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 दिया है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकेटायन कहते हैं। अब आप देखो इसके साथ CH3CH2, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो हमने स्ट्रक्चर की है, ये जो हमने स्ट्रक्चर की थी, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो कैसा बनेगा, इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा ही बनेगा, CH2 + CH3। तो ये जो प्लस वाला है ना, इसको छोड़ दो, इसके साथ देखो CH3, यानी 3 बार CH बॉन्ड, तो यानी हमें 3 स्ट्रक्चर्स मिली थी। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखो जरा ध्यान से। अब मैं दिखाना चाहता हूँ ये हमने इस वाली स्ट्रक्चर का बनाया। अगर हम इस वाली स्ट्रक्चर में बनाए तो इस वाली स्ट्रक्चर में CH3 2 बार है। अगर CH3 एक बार हो तो हमें 3 स्ट्रक्चर्स मिली थी। 2 बार है तो 3 + 3 कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी बेटा? 6। यहाँ पे कितनी मिलेंगी? 3 इसकी। देखो ये CH3 की हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिली थी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो 3 यहाँ 6 + 3 यहाँ 9, टोटल 9 हो गई। और मैंने ये बोला है कि वो स्टेबल होता है ज्यादा जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो। तो जो हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सबसे ज्यादा हैं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स सबसे ज्यादा है। जैसे हम ये पढ़ के आए अभी CH3, इसमें 3 बार बनी। अब ये CH3 2 बार है तो 3 + 3 यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। यहाँ पे 3 + 3 + 3 टोटल 9 स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगी हाइपर कॉन्जुगेटिंग। तो मैंने ये नोट भी लिखाया कि अगर आपकी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी, मतलब जितनी ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? तो इसका आंसर आएगा हमारा टर्शरी वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर। चलो इसे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताया कि जो हमने ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की, जैसे ये CH3CH2, तो इसमें क्या था, ये बॉन्ड हमने पहले यहाँ शिफ्ट किया तो ये जगह खाली हो गई, है ना, ये जगह खाली हो गई। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ये जगह खाली हो गई, फिर ये खाली हो गई ना, फिर ये वाला इधर किया, तो यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें क्या है कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग करने से बॉन्ड ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और जो दूसरा रेजोनेंस है उसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, तो जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं उसे सिंपली रेजोनेंस कहते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं जहां पे हम बॉन्ड नहीं दिखाते, बॉन्ड नहीं रहेंगे, बॉन्ड वहां पे होगा नहीं, बट फिर भी स्टेबल है मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग हो रही है। अब इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई CH3 3 टाइम, मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन एंड सिंपल कार्बोकेटायन। ठीक है, कह रहा है व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल केटायन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले देखो ये वाला, तो ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये वाला हम करके ही आए हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ किया, और CH3 में इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें शिफ्टिंग कहाँ होगी, ये बॉन्ड मैं कहाँ शिफ्ट करूँ, तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगी नहीं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होगी नहीं। यहाँ पे हम देख चुके हैं, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो अगर CH3 है किसी के साथ जुड़ा हुआ तो 3 स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर्स। तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर, तो ये मोर स्टेबल। देखो आंसर, हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन इन CH3 मतलब टर्शरी इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस, ठीक है, हैज 9 CH बॉन्ड्स। देखो जी, द हाइपर कॉन्जुगेटेड इंटरेक्शन इन दिस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन दिस एज इट हैज 9 CH बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 3 CH बॉन्ड थे तो 3 बार, यहाँ पे 3 + 3 + 3 टोटल 9, तो 9 है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। बस ये आप नोट कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। और ये सारा कुछ ना p ऑर्बिटल के साथ होता है शिफ्टिंग। चलो इसे कॉपी कर लो, कॉपी करके डन बोलो। अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं,
वो तरीका बताने जा रहा हूँ, वो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा ही था कि इनमें कौन स्टेबल है। तो एक तो तरीका है आप हाइपर कॉन्जुगेशन से बताओ, एक और तरीका है आप आई इफेक्ट से बताओ। देखो क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल, टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो मैंने देखो आंसर में क्या लिखा है कि हमें पता है कि जो CH3 है, CH3 को ना आर भी कहते हैं, जो हमारा ये कार्बन चेन होती है उनको हम आर भी कहते हैं, कि जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है। अब देखो जो ये कार्बन है ये पॉजिटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन पे पॉजिटिव कब आता है? जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो। और ये जो कार्बन जुड़ा है ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव कम हो जाएगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे सेकेंडरी में 2 डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो इसका पॉजिटिव और कम होगा। टर्शरी में 3 होते हैं तो सबसे कम पॉजिटिव इसका होगा, यानी जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा स्टेबल हुआ। तो अब मैंने आंसर में देखो क्या लिखा है, इसी को हम कहते हैं आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। डोनेटिंग ग्रुप हो तो प्लस आई इफेक्ट, विड्रॉइंग ग्रुप हो तो माइनस आई इफेक्ट। तो देखो मैंने आंसर में क्या लिखा, इन केस ऑफ टर्शरी कार्बोकेटायन आई इफेक्ट इज मोर, मतलब प्लस आई इफेक्ट बोल दो, पॉजिटिव आई इफेक्ट इज मोर। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी will be will on the tertiary carbocation density will reduce, है ना, will decrease on tertiary carbocation and hence it is more stable। समझ में आया? तो अब आप इसे देखो एक बार दोबारा। मैंने क्या किया, उसी क्वेश्चन को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हम बोलेंगे कि कार्बोकेटायन होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, तो जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना पॉजिटिव कम, और जितना पॉजिटिव कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हमने बोला, लिखा यहाँ पे कि जो ये CH3 ग्रुप होता है ये डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इन केस ऑफ टर्शरी कार्बोकेटायन आई इफेक्ट इज मोर, इंडक्टिव इफेक्ट मोर है, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज, यहाँ पे सबसे कम होगी, तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नोट कर लो अब इसे। ओके जी, अब हमारे पास कुछ और टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लो, अब आ गया हमारा टॉपिक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब आप इसको समझना ध्यान से। मैंने यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल बोलो या लिगेंड बोलो एक ही बात है। न्यूक्लियोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लिगेंड का भी मतलब वही होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड एक ही बात है, ऐसे समझ लो। अब मैंने ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एक्सेट्रा। तो CnNO2 ये सारे एम्बिडेंट में आते हैं। अब ये एम्बिडेंट क्या होते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना। जो ये Cn है ना, तो C भी बॉन्ड बना सकता है और इसका N भी बॉन्ड बना सकता है। अगर इसका सी बॉन्ड बनाएगा तो इस प्रोडक्ट को हम साइनाइड बोलेंगे। अगर एन बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास 2 एटम है बॉन्ड बनाने के लिए, बट एट अ टाइम एक साइड से बॉन्ड बनाएगा। ये नहीं होगा कि सी से भी बॉन्ड बना ले और एन से भी बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं करेगा। या तो ये सी से बॉन्ड बनाएगा या फिर एन से बॉन्ड बनाएगा। तो वो न्यूक्लियोफाइल जो जिसके पास 2 साइड्स हों बॉन्ड बनाने की, बट एट अ टाइम एक ही साइड से बॉन्ड बनाए, उसे हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से NO2 है, NO2 में N भी बॉन्ड बना सकता है और O भी बॉन्ड बना सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि N भी बॉन्ड बनाए और O भी बॉन्ड बनाए। एक टाइम पे एक एटम ही बॉन्ड बनाएगा, दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो देखो डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से हमने लिखी है। These are nucleophiles having two donating atoms, site मतलब atom, but at a time make bond from one atom। चलो नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगला देखते हैं, ये रहा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है पॉजिटिव वाला, वो आइडेंटिफाई करो जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या जिससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाए। तो ध्यान से समझना,
आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, वो कार्बन बताओ इन द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहला CH3CHO, तो इसको मैंने ना ये ड्रॉ कर लिया, CH3 डबल बॉन्ड OH। अब देखो कार्बन में और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, पीरियोडिक टेबल वाला कंसेप्ट लगाओ, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया सिमरन, कौन सा चार्ज आ गया इस पे, पॉजिटिव पॉजिटिव। सर। तो जिस पे पॉजिटिव आता है ना उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देखो ये स्टार लगा हुआ है ना, ये स्टार लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक है। इसी तरह से अब यहाँ पे आ जाओ CH3CN, तो CH3CN ये बी पार्ट मैंने ये लिखा है CH3CN। तो CH3CN, तो C और N में किसकी पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की, मतलब कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है बेटा बताओ, N है ना, तो N इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो N इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इसी तरह से अब आ जाओ यहाँ पे CH3I, तो ये लिखा मैंने CH3I, तो कार्बन में और आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, मतलब कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव बन गया वो इलेक्ट्रोफिलिक है, जिसने खींच लिया वो न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक ऐसे समझ लो। तो हम क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाए, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और जो ले ले वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसे नोट कर लीजिए और बस आप इतना आज रिवाइज कीजिए। ठीक है बेटा, चलो कर लो अब इसको नोट।